ऑफिसर बनने दी। हाँ, हमारा जो मेन फोकस है वो है बच्चों को एनडीए कराने का। अब एनडीए में क्या होता है कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों जगहों पे बच्चा एक ऑफिसर बनता है। ऑफिसर ही जाऊगा, ऑफिसर ही जाएगा। एनडीए के स्टार लगूगा, 2 स्टार लगेंगे सीधे, 2 स्टार लगणगे जेड़ा ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ पास होके जाऊगा। बिल्कुल बिल्कुल। एनडीए ऑफिस, एनडीए का मतलब ही होता है कि एनडीए का एग्जाम आपने एक देना है जी, पर बच्चे के पास चॉइस होती है, वो एयरफोर्स में भी जा सकता है, आर्मी में भी जा सकता है और नेवी में जा सकता है। एक पेपर देके वो चूज कर सकता है कि उसको आर्मी करना है, एयरफोर्स करना है, नेवी करना है, और तीनों जगह पे एज एन ऑफिसर जाऊगा। ग्रेड ए में ही हो जाएगा जी। एनडीए नहीं मांगता है 60%। एनडीए का तो कहना यह है कि अगर आपने 12th पास करिए, चाहे वो 48% से करिए, चाहे वो 42% से करिए, एनडीए में फॉर्म भर सकते हो। ले भी गल ध्यान ना सुन लो, ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੇਵੀ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਚੰਗੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਬੈਠਾ, ਨਮਿਤ ਬਾਈ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਨਮਿਤ ਬਾਈ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਘਰ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਉੱਠਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਟੀਚਰ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਨੇਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚੇ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚੇ ਆਰਮੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਵੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਮੀ ਬਾਰੇ, ਨੇਵੀ ਬਾਰੇ ਤੇ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਮਿਤ ਬਾਈ। सत श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल जी। नमित भाई, मेरी हिंदी अच्छी नहीं है मेरी पंजाबी अच्छी नहीं है और दोनों में तालमेल करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं पंजाबी समझ पूरी सकता हूँ। समझ सकते हो? पूरी समझ सकता हूँ। मतलब मैं पूछ लिया करा पंजाबी तो कोई दिक्कत वाली गल नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप क्वेश्चन पंजाबी पूछोगे तो मेरे को पूरा समझ में आएगा, आंसर मैं हिंदी में करूँगा। बस ठीक है, फिर जमा ही लोटा कम जमा ही लोटा। हाँ जी नमित भाई। हाँ जी। यूपी एक आम किसान दे बच्चे सी तुसी? बिल्कुल जी बिल्कुल। ਉਦੋਂ ਉੱਠਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਉੱਠਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਕਿ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਦਿਮਾग 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ ਗੱਲ? वैसे ये तो थोड़ा फनी जैसा मतलब स्टोरी है। क्लास में बैठ के यार दोस्त बातें करते थे कि 12th क्लास के बाद अपन देहरादून चल रहे हैं जी। तो देहरादून जाके करना क्या है किसी को नहीं पता था जी। लेकिन गांव में क्या था कि जो बंदा देहरादून में पढ़ रहा है बहुत ही अच्छा पढ़ रहा होगा, तो देहरादून का नाम मतलब एक बड़ा कहीं ना कहीं गांव में था जी। तो मैं हॉस्टल में था और मेरे यार दोस्त बोला करते थे भाई 12th के बाद तो हम देहरादून जाएंगे जी। अब हुआ क्या, वो तो देहरादून नहीं आए जी, बट उनको सुन के मैं देहरादून आ गया और मैं अपनी क्लास में अकेला ऐसा था जो देहरादून पहुंचा जी। सो यहाँ आने की तो ये छोटी सी जर्नी है। ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ, हाँ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, हाँ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਸ ਜਾਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬਸ ਟੋਕਰੇ ਭਰਨੇ ਆ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਉਤਰ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ। हाँ फिर कौन गाइड सीगा जिन्हें नमित नूं इत्थों तक पहुंचाता? बिल्कुल बिल्कुल। आज बल्कि पहली बार ऐसा होगा कि शायद से उनका नाम इस वीडियो में आएगा, इससे पहले कभी आया होगा। मैं जब देहरादून फर्स्ट टाइम आया था तो मेरा आने का पर्पस था बीएससी करने का जी। किसान परिवार से जुड़ा हुआ था जी। पापा खेती किसानी करते थे तो मेरा भी था कि मैं बीएससी एग्रीकल्चर से करूं, फिर एमएससी एग्रीकल्चर से करूं और आगे पीएचडी वगैरह फिर किसी एग्रीकल्चर टॉपिक से करके आगे बढ़ूं जी। अच्छा, उस समय 12th क्लास की जो मेरी परसेंटेज थी वो भी लगभग 78 के आसपास थी, तो 78% होना अपने आप में उस समय बड़ी बात थी जी। तो मैं देहरादून पहुंचा, मुझे लगा एडमिशन तो मिल ही जाएगा, लेकिन जिस कॉलेज में मैंने अप्रोच किया वहाँ का जो क्राइटेरिया था वो 85% से प्लस वालों का था जी। तो कहीं ना कहीं मेरा एडमिशन नहीं हुआ जी। फिर वहाँ पे बात आई किसी ने कि हम करा देंगे, ये हो जाएगा वो जाएगी, ओवरऑल जो भी हुआ एडमिशन नहीं हुआ। ना होने के बाद फिर एक राहुल भैया थे जी, और अब मुझे मौका मिलेगा तो मैं वीडियो उनको जरूर भेजूंगा जी। वो अभी कभी कभार मेरा उनसे मिलना होता रहता है। तो राहुल भैया से मैं मिला और वो मेरे बहुत सीनियर थे, ऐसी बहुत से मेरा मतलब मैं 12th पास करके आया था, वो ग्रेजुएट हो चुके थे जी। और उनका भी सपना कहीं ना कहीं भारतीय सेना को ज्वाइन करना था एज अ ऑफिसर।
जी। तो उन्होंने मुझे रास्ता बताया कि नमित तुम एनडीए करो, कि तुम्हें देख के लगता है कि तुम एनडीए कर पाओगे, पढ़ने में ठीक हो, सारी चीज़ें ठीक हैं, आप एनडीए करो। जी। मैंने घर वालों से डिस्कशन किया। अच्छा, मुझे ये तो पता था कि फौज है या फौज में जाना है, कि किसान बच्चे को उस समय इतना ही होता था कि मुझे पुलिस में चले जाऊंगा या फौज में चले जाऊंगा। लेकिन वहाँ से एक एनडीए की कहानी सुनी कि भाई एनडीए में क्या होता है कि एनडीए के थ्रू हम जो है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में एक ऑफिसर बनते हैं जी। वहाँ से मैंने उस पेपर की, उस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दी और मैं उसमें सक्सेस भी रहा, मेरा रिटर्न क्वालिफाई भी हुआ जी। लेकिन जो लोग जानते हैं उन्हें पता होगा कि एनडीए में रिटर्न के बाद एक 5 दिन का एसएसबी यानी कि 5 दिन का इंटरव्यू का प्रोसीजर रहता है जी। वो मेरा किसी वजह से नहीं हो पाया जी। फिर उसके बाद और भी कई सारे एग्जाम्स रहे। दिल्ली पुलिस का मैंने एग्जाम दिया, वो मैंने पास कर लिया। आईटीबीपी का मैंने एग्जाम दिया, वो मैंने पास कर लिया। सीपीयूएसआई का मैंने एग्जाम दिया, वो मैंने पास कर लिया। कहने का मतलब ये है कि जो दरोगा लेवल के जो पेपर थे, एसआई लेवल के जो पेपर थे, वो लगभग सभी मैं पास कर पा रहा था उस समय, उतनी मेंटल एबिलिटी थी जी। लेकिन जब वो पेपर पास किए उस समय मैं साथ साथ टीचिंग भी कर रहा था, कहीं ना कहीं पॉकेट मनी के चक्कर में पढ़ा भी रहा था, बच्चों को पढ़ाने का मेरा काम था। तो एक दिन ऐसे ही दिमाग में आया कि यार एक एसआई की सैलरी इतना एक्स अमाउंट होता है और उतना एक्स अमाउंट जो है मैं एक जगह पढ़ा के निकाल पा रहा हूँ, तो क्यों जाना फिर एक एसआई बनने के लिए, क्यों नहीं इसी फील्ड में कुछ आगे करें। अच्छा, पढ़ाना शौक था, आज भी है। मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ और यूट्यूब पे लगभग 2-2.5 लाख बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत बच्चे प्यार करते हैं इस समय यूट्यूब पे पढ़ते हैं। और ये मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कि अगर 1 लाख बच्चा एनडीए के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो 70,000 बच्चा डेफिनेटली मुझे जानता होगा कि एनडीए वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए नमित भी कोई है या नमित सर का भी कोई एक नाम इस फील्ड में है जी। सो ये पूरा प्रोसेस था जो कहीं ना कहीं इस फील्ड में आने का था। नमित भाई, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਬ ਖਰਚੇ ਲਈ ਪੜਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀ कहता कि छੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ, पास हो गए तो छड्डो यार, ये तो बात तक कमा ही रहे हैं। मैं छोटे सा एग्जांपल देता हूँ। मेरी एक फाइनल सिलेक्शन हुई थी आईटीबीपी में एज अ हेड कांस्टेबल जी। तो मुझे डायरेक्ट ट्रेनिंग के लिए जाना था, लाइक मेरा पेपर, रिटर्न और अपना फिजिकल सारा कुछ पास हो गया, मेरे पास ज्वाइनिंग लेटर जो था ट्रेनिंग के लिए वो आ गया था जी। और घर वालों ने तो आपस में मिठाइयाँ बांट दी कि लड़का सरकारी नौकरी पे लग गया जी। लेकिन जब उसके मैंने पे स्केल का पता किया जी, उससे ज़्यादा मैं 2 या 3 घंटे पढ़ा के ही कमा पा रहा था। तो वहाँ से फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ज्वाइन ना करने का, जो मेरे और भी 2-3 एग्जाम मेरे पास हो गए थे, उधर ना जाने का जो रीज़न था वो ये था। मैं बहुत सारे अपने बच्चों को बोलता हूँ कि मैं वैसा टीचर नहीं हूँ कि कुछ नहीं हुआ तो कुछ पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। मैं उनमें से हूँ, मेरे पास 3-4 ऑप्शन थे। दिल्ली पुलिस ऑप्शन था, ITBP ऑप्शन था, मेरे पास CPSI का ऑप्शन था, लेकिन मुझे इस फील्ड में जाना था क्योंकि मेरा एक तो इंटरेस्ट भी था, पढ़ाना कहीं ना कहीं चॉइस थी। छोटे होते थे, 10वीं क्लास में मैं था तो 7वीं 8वीं वाले बच्चों को शौक में पढ़ाना, 12वीं में होता था तो 10वीं 11वीं वालों को शौक में पढ़ाना। तो जब शौक था वो प्रोफेशन बन गया। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਨ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਫਸਰ ਬਣਨ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, किस लेवल ऑफिसर बनने दी लेंगे? हमारा जो मेन फोकस है वो है बच्चों को एनडीए कराने का। अब एनडीए में क्या होता है कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों जगहों पे बच्चा एक ऑफिसर बनता है। ऑफिसर ही जाऊगा, ऑफिसर ही जाएगा। एनडीए के स्टार लगूगा, 2 स्टार लगेंगे सीधे, 2 स्टार लगणगे जेड़ा ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ पास होके जाऊगा। बिल्कुल बिल्कुल। एनडीए ऑफिस, एनडीए का मतलब ही होता है कि एनडीए का एग्जाम आपने एक देना है जी, पर बच्चे के पास चॉइस होती है, वो एयरफोर्स में भी जा सकता है, आर्मी में भी जा सकता है और नेवी में जा सकता है। एक पेपर देके वो चूज कर सकता है कि उसको आर्मी करना है, एयरफोर्स करना है, नेवी करना है, और तीनों जगह पे एज एन ऑफिसर ही जाऊगा। हाँ, ग्रेड ए में ही हो जाएगा। दूजी गल नमित भाई जी, ਤੁਹਾਡੇ ਅਫੀਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਫੀਸਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਵੇ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ? देखिए हमारे पास 2 कैटेगरी के बच्चे आते हैं। एक वो जो 10th पास करके आते हैं, 10वीं तो बाद ही, 10वीं तो बाद ही, क्योंकि अपना स्कूल भी है जी। तो स्कूल होने का फायदा क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि बच्चा 10वीं के बाद हमारे पास आया जी, और 12वीं के बाद उसको एनडीए का एग्जाम देना है जी। तो बहुत सारे बच्चे आपने सुना होगा कि 12वीं के बाद कोचिंग करने जाते हैं जी, और जब कोचिंग करने जाते हैं तो उनके पास समय बहुत कम होता है, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना। अब जो बच्चा किसान परिवार का बच्चा है, उसको इंग्लिश बोलना नहीं आता, 6 महीने में उसको इंग्लिश बोलना भी सीखना है, उसको पेपर भी पास करना है, उसको इंटरव्यू की तैयारी भी करनी है, तो उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया जी। तो ऐसे में क्या होता है, रिजल्ट डाउन हो जाता है जी, कि बहुत सारे बच्चे घर से तो बड़ी मोटिवेशन के साथ आए और रिजल्ट पॉजिटिव आया नहीं। अच्छा, क्या होता है, जो फौज है ये कहीं ना कहीं कहते हैं ना, जय जवान जय किसान जी, किसानों के बच्चों में ज़्यादा इंटरेस्ट है फौज में जाने का जी, और एक किसान परिवार का बच्चा उतना ज़्यादा पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता जी कि वो आए और आने के बाद जो है बहुत सालों तक पैसा खर्च करता रहे। तो वहाँ वाली समस्या को देखते हुए मैंने क्या स्टार्ट किया, मैंने कहा फाउंडेशन बैच स्टार्ट करते हैं। फाउंडेशन का मतलब क्या है कि हम बच्चे को 10वीं के बाद लेंगे और 11वीं और 12वीं, फिर बच्चे के पास 2 साल हैं,
अब अगर उसको इंग्लिश बोलना नहीं आता, हम उसको इंग्लिश बोलना सिखाएंगे। पर्सनैलिटी में कोई दिक्कत है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बात आपने सुनी होगी, तो उस पर हम इसको फोकस करेंगे। दूसरा, बच्चा अगर पढ़ने में कमजोर भी है तो 2 साल का समय सफिशिएंट है बच्चे को एग्जाम के लायक बनाने में। तो वहां से मैंने कहीं ना कहीं फाउंडेशन बैच की शुरुआत करी, वहीं से फिर स्कूल का दिमाग में आया, जो पूरा स्कूल हमने लिया जी। स्कूल में हम लोग क्या करते हैं कि 10वीं के बाद बच्चे को पढ़ाते हैं, जिसमें 11वीं भी उसकी चलती है, 12वीं भी चलती है, सीबीएसई पैटर्न पे चलती है, और सीबीएसई पैटर्न के साथ साथ उसकी एनडीए की प्रिपरेशन भी साथ साथ चलती रहती है। तो जैसे ही बच्चा 12th पास यहाँ से करके निकलेगा, वो वैसे ही तैयार है एनडीए का एग्जाम देने के लिए, और वहाँ पे जो सिलेक्शन रेशियो फिर वो बहुत बढ़ जाता है। जे कोई 12वीं तो बाद आਉਂਦਾ ਹੈ, हाँ, तो ਉਹਦੀ योग्यता की होनी चाहिए, परसेंटेज की होनी चाहिए, कादे ना कीती होनी चाहिए। एनडीए में परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है नहीं जी, बट मैं मानता हूँ कि बच्चा अगर 35% 40% वाला है, देखिए एक्सेप्शन सब जगह मिलेंगे, अपवाद सब जगह मिलेंगे, लेकिन एक एवरेज जो मेरा मानना है वो 60-70% के आसपास का बच्चा होना चाहिए जी। एनडीए नहीं मांगता है 60%। एनडीए का तो कहना यह है कि अगर आपने 12th पास करिए, चाहे वो 48% से करिए, चाहे वो 42% से करिए, एनडीए में फॉर्म भर सकते हो जी। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर किसी बच्चे को एनडीए के लिए प्रिपरेशन करनी है तो उसकी जो मेंटल एबिलिटी है, भाई अगर परसेंटेज किसी और कारण से कम आई है फिर तो अलग बात है जी। लेकिन अगर मान लीजिए बचपन से वो 40-45% वाला बच्चा है तो उसके लिए एनडीए का एग्जाम थोड़ा टिपिकल हो सकता है, थोड़ा मुश्किल हो सकता है जी। एक एनडीए का एग्जाम क्लीयर करने वास्ते बच्चा कितना चिर कोचिंग लेंदा ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, कितना चिर, मतलब किन्ने टाइम बाद तुसी कह देने कि बेटा जाके पेपर दे दे? देखो डिपेंड करता है जी जी, डिपेंड हर बच्चे पे अलग अलग डिपेंड करेगा जी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 4 महीने की प्रिपरेशन करने के बाद एग्जाम पास कर देते हैं जी। कुछ बच्चे 6 महीने के बाद कर पाते हैं, कुछ बच्चों को साल लग जाता है, और कुछ को 1.5 साल 2 साल भी लग जाते हैं जी। वही वाली कहानी है, एक क्लास के अंदर 50 बच्चे बैठे हैं, एक ने टॉप करना है और एक ने सबसे पीछे आना है। सो बच्चे की भी मेंटल एबिलिटी अलग अलग होती है, भाई आपकी जो मानसिक क्षमता है वो अलग होगी, मेरी अलग होगी, या कोई और 2-4 लोग हैं उनकी सबकी अलग अलग होगी, या इवन एक ही घर में अगर 4 भाई हैं तो चारों पढ़ने में जैसे नहीं होते, एक तो कई बार आईएएस बन जाता है, दूसरा सिपाही नहीं बन पाता। तो ये तो बच्चे की मेंटलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो ऐसे एग्जाम्पल मैंने देखे हैं कि 12वीं करने के तुरंत बाद बच्चे ने ना कोचिंग की ना कुछ करा, फिर भी एनडीए निकाल दिया। मतलब बिना कोचिंग के भी बच्चा एनडीए निकाल रहा है, तो इसका मतलब तो बच्चे की जो एबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, उसको ज़रूरत ही नहीं कोचिंग की। और एक बच्चा ऐसा है जिसको 6 महीने लग रहे हैं लेकिन दूसरे को वहाँ पे साल लग रहा है। वैसे जो फाउंडेशन में शुरुआत करी इसीलिए करी कि 2 साल में एटलीस्ट हम उसको इस लायक बना दें कि 12वीं करने के तुरंत बाद वो पेपर पास कर सके। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੋਣਗੇ ਕਾਫੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। बच्चे केड़े केड़े स्टेटां तो ज़्यादा आउंदे, कित्थों कित्थों तक आ जाते अपने को? ज़्यादा बच्चे मेरे पास आपको मिलेंगे बिहार से, उत्तर प्रदेश से, फिर आपका हरियाणा आ जाएगा, पंजाब आ जाएगा, राजस्थान का बहुत बड़ा नंबर है जी, फिर जम्मू कश्मीर, और नीचे आपके हमारे पास केरल तक का बच्चा भी है। और मैं ज़्यादा बात नहीं कहता, लेकिन इस समय भारत में टोटल मिला के जो नया वाला राज्य मिला के 29 राज्य हैं, 29 स्टेट्स हैं जी, और आउट ऑफ 29 25 राज्यों के बच्चे अपने पास हैं। अंडमान निकोबार तक का बच्चा भी हमारे पास पढ़ता है। अज जे आप होस्टल च सारे बच्चों की गिनती करिए तो अपने कोले 25 राज्यों के बच्चे आज ग्लोबल डिफेंस एकेडमी के अंदर अवेलेबल हैं। इत्थे हैगे? बिल्कुल हैगे जी। ठीक है नमित भाई जी, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਕਮਾਈ ਵੱਧ ਆ ਜੂਗੀ, ਚਲੋ ਕਮਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਸੀ दिमाग च किमें आया, स्कूल किमें आ गया? स्कूल में आने का एक बहुत बड़ा रीज़न था जी, और रीज़न था कहीं ना कहीं मैंने देखा कि बच्चों के साथ कुछ चीज़ें गलत हो रही थी जी, तो गलत को सुधारने के लिए स्कूल में आना पड़ा। अब गलत क्या हो रहा था मैं बताता हूँ आपको जी। 12th के बाद बच्चा मेरे पास आता है, मैं 6 महीने उसको प्रिपरेशन कराता हूँ, बच्चा पढ़ के चला जाता है, ये तो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यार 10वीं के बाद अगर हम बच्चे को पढ़ाएंगे और 10वीं के बाद बच्चे को पढ़ाने से क्या होगा कि उसका 2 साल बड़ा अच्छा प्रिपरेशन होगी और आगे चल के उसको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे जी। लेकिन एक बात दिमाग में आई कि हम बच्चे को ले तो लेंगे 10वीं के बाद, बट लेकिन 11वीं कहाँ से कराएंगे? फिर मैंने देहरादून में और भी नोटिस करा, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट संस्थान मैंने देखे, वो लोग क्या कर रहे थे कि बच्चे को पढ़ा तो कोचिंग में रहे, उस बच्चे का नाम चल रहा है दूसरे किसी स्कूल में, बच्चे ने स्कूल का कभी शक्ल नहीं देखी, स्कूल कभी गया नहीं, कोचिंग वालों ने एडमिशन ले लिया, उसको एनडीए कराए जा रहे हैं, लेकिन स्कूल बच्चा कभी गया ही नहीं है, केवल नाम चल रहा है, पेपर देने के लिए बच्चा चला गया। मेरा ये मानना है 10वीं क्लास के बाद जो 11वीं और 12वीं क्लास है, यहाँ पे बच्चे का भविष्य डिसाइड करेगा। मैं हर माँ बाप को जब यहाँ आते हैं लोग, मैं उनसे बात बोलता हूँ कि सोच समझ के डिसीजन लो और सोच समझ के एडमिशन कराओ, क्योंकि 11वीं और 12वीं क्लास आपके बच्चे का जीवन तय करेगी। और मैनू एक होर लगता नमित भाई, जो मैनू लगता जी,
ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਅੱਖਰਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸੂਹਾ ਮਤਲਬ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੱਚਾ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਗਰੋ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। बिल्कुल बिल्कुल, वो ग्रो हो जाऊगा, तैयार हो जाऊगा हाँ कि मैं जिंदगी च कुछ कमाना है, कुछ करना। मैं आपकी बात रोक रहा हूँ और बीच में इस क्वेश्चन का आंसर भी थोड़ा आगे चल के दूंगा। पुरानी वाली बात बीच में रह गई थी, स्कूल में हम क्यों आए जी। तो जब वहाँ से मैंने देखा कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं कि स्कूल अलग चल रहा है बच्चे का, कोचिंग अलग चल रही है। अब 2 साल तो बच्चा स्कूल गया नहीं जी, उसने स्कूल का एनवायरनमेंट देखा नहीं, माहौल देखा नहीं। जब 12th का रिजल्ट की बारी आई तो गोल मामला जी। तो इस चीज़ को करते हुए कि बच्चे के साथ गलत ना हो, अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, आप लोग ऐसे वीडियो में दिखाओगे पूरा स्कूल का कैंपस हमारे पास है जी। हम जिस भी बच्चे को लेते हैं हम पहले उसकी 11वीं में फोकस करते हैं, क्योंकि एनडीए का जो सिलेबस है एंड ऑफ द डे जो 11वीं और 12वीं में पढ़ाया जाता है वही तो एनडीए में आता है। तो बच्चे की 11वीं 12वीं में आप स्कूल भेजो मत उसको और केवल एनडीए कराए जाओ, तो वो तो संभव है नहीं। तो पहले 11th अच्छे से हो, फिर 12th अच्छे से हो, फिर एनडीए हो, तो सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक हैं। तो वो एक रीज़न था कि स्कूल को लेने का कि बच्चे के साथ गलत ना हो, यानी कि जो अकेडमी जो इंस्टीट्यूट इस समय करा रहा है कि बच्चे का नाम कहीं और, अकेडमी कहीं और, वो बच्चे के साथ गलत कर रहा है, बच्चे के भविष्य के साथ खेल रहा है। और मुझे किसी के भी भविष्य के साथ नहीं खेलना, क्योंकि अगर मेरे भविष्य के साथ किसी ने खेला होता तो शायद से मैं आज यहाँ नहीं बैठा होता। तो मेरा सिंपल सा पर्पज़ है, सिंपल सा कहना है उन लोगों को भी जिन लोगों का प्लान है कि 10वीं क्लास के बाद जो है हमें प्रिपरेशन करनी है एनडीए की, जहाँ भी आप एडमिशन लें, जहाँ भी आप जाएं, ये जरूर देख लें कि स्कूल और कोचिंग एक ही जगह है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोचिंग में तो आपका नाम हो गया, एडमिशन हो गया, लेकिन स्कूल आपका 20 किलोमीटर दूर है और आपको जो है कभी कभार पेपर देने के लिए जाना हो रहा है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बच्चे का 11th और 12th में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात आपने कही कि जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो केवल अक्षर सीखते थे, चीज़ों को पढ़ना सीखते थे। आज का ज़माना अपडेट हो चुका है। आज के माँ बाप, आज के बच्चे बहुत अपडेट हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं, ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से हमारा चैनल है, उस पर जुड़े रहते हैं। 7वीं क्लास का बच्चा, 8वीं क्लास का बच्चा कमेंट करता है, सर मैं 7वीं क्लास में हूँ, मुझे एक दिन एनडीए करना है और मैंने अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो सोचो आप कि 7वीं क्लास के बच्चे को ये पता है कि मुझे 12वीं के बाद एनडीए करना है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है उस बच्चे को रोक ले, क्योंकि 5 साल पहले जानता है मुझे करना क्या है। वही अर्जुन वाला सीन है कि उसको पता था कि चिड़िया की आंख दिख रही थी, दुनिया नहीं दिख रही थी उसको, चिड़िया की आंख दिख रही थी। तो जो बच्चा 7वीं 8वीं से क्लियर है, ये जो बच्चा 10वीं क्लास में क्लियर है कि मुझे 12वीं के बाद जो है एनडीए करना है, वो करेगा। नहीं एक गल होर नमित भाई, अपने पिंडां 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਜੀ 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 ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਾਰ ਬੱਚੇ 'ਚ ਬਰੂਦ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਕੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਲੇ ਜੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਸੂਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ हिंदी मीडियम वाला ते पंजाबी मीडियम वाला कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है जी। और बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि उनके लिए ज़्यादा बेहतर है जी। जो सीबीएसई वाला इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है जी, उसको तो 12th के बाद भी अगर वो आता है तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन जो बच्चा हिंदी मीडियम वाला है, अब वो 12th के बाद आया, 3 महीने तो उसको लग गए हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने में, या उसको हिंदी से इंग्लिश सीखने में लग गए, तो 3-4 महीना उसका वहाँ चला गया, 4 महीने टोटल उसके पास पढ़ाई करने के लिए, तो फिर क्या करेगा बेचारा जी। लेकिन वही बच्चा अगर 10वीं के बाद आ जाता है, 11वीं और 12वीं 2 साल है, तो 2 साल में एक भाषा को सीखना संभव है। 2 महीने में भाषा को सीखना संभव नहीं है जी। अगर आप पंजाबी अच्छे से बोलते हैं और आप कल को इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप 2 महीने में नहीं सीख पाओगे जी। छोटा बच्चा पैदा होता है, वो भी बोलना 1.5 साल में जाके सीखता है। तो वही अब आप खुद नोटिस करिए कि छोटा बच्चा जो पैदा होता है वो 1.5 साल में हिंदी बोलना सीख जाता है। जिस भी परिवार में वो पला बड़ा है, जो वहाँ की भाषा वही सीख जाता है। मान लीजिए पंजाब में पैदा हुआ तो पंजाबी सीखेगा, यूपी में पैदा हुआ तो हिंदी सीखेगा, या आउट ऑफ इंडिया पैदा हुआ है तो इंग्लिश सीखेगा। जिस भी कंट्री में है, जो भी वहाँ का रिलीजन, जो भी लैंग्वेज है, तो 1.5 साल में एक छोटा बच्चा भी सीख सकता है। और आप बड़े हो तो आप हो सकता है कि 1.5 साल जगह 1 साल में सीख जाओ, लेकिन 1 साल तो लगेगा। आप सोचो कि मैंने बहुत जगह मैं देखता हूँ कि 60 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखें, 70 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखें। इससे बड़ा झूठ मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा। नहीं सही गल है, ये तो गल है जी भी 7-8 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਮਾਹੌਲ ਸਮਝ ਰਹਾ ਮੈਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਛੁੜਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਜਾਊਂਗਾ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਬਰੀਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਜੇ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵੇ
ਤੇ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬੱਚਾ ਨਲਾਇਕ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਯਾਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਲੈ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾ ਯਾਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? देखो 2 तरह के बच्चे हैं। मैं कहता हूँ बच्चा शैतान हो चलेगा जी, बदतमीज नहीं होना चाहिए। ये मैं हमेशा हर बच्चे के बाद बोलता हूँ, आप शैतानी करोगे चलेगा। बदतमीजी क्या होती है, कई बार कुछ बच्चे मैं देखता हूँ कि टीचर के साथ जो है बदतमीजी होता रहते हैं, उनसे अकड़ के बात करना या उनसे एक अलग एटीट्यूड में बात करना, वो बच्चा मेरे को नहीं चाहिए। कोई बच्चा अगर किसी टीचर से अकड़ के बात करे या वो इस बात की धौंस दिखाए कि मेरे पापा तो इतने बड़े अधिकारी हैं या मेरे पापा तो ये है, बल्कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा करते हैं, आएंगे हमारे पास बताएंगे साहब मैं फला जगह का SDM हूँ, मैं फला जगह का DM हूँ। आते हैं मेरे पास अभी भी ऐसे कई बच्चे हैं जिनके माँ बाप जो है SDM है या DM है। तो जब वो पेरेंट्स आते हैं मैं उनसे एक बात बोलता हूँ, मैं देखिए जैसा मेरे लिए किसान का बच्चा है और वो किसान का जो पेरेंट्स हैं जैसे मेरे लिए वो हैं वैसे मेरे लिए आप हो, मेरे लिए आप एक पेरेंट्स हो। आपकी पोस्ट क्या है, डिग्निटी क्या है, आपकी जेब में पैसा कितना है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप मेरे एक स्टूडेंट के पेरेंट्स और मैं आपको उसी रिगार्ड से बात करूँगा। आप SDM होंगे अपने डिपार्टमेंट में, यहाँ पे स्कूल है और स्कूल में आप एक बच्चे के गार्जियन हैं। तो ये डिपेंड करता है कि बच्चा अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा बदतमीज है फिर तो हम उसको नाम काट के घर भेज देते हैं या फिर उसको हम बोलते भाई तुम यहाँ से चले जाओ, हम आपको नहीं पढ़ा सकते। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਾਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਐਂ ਸੋਚਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਐਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਟ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਲੀ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਕਦੇ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕੋਈ ਹੈ ਪਲਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਯੂਪੀ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ नस पकड़ ली जी, ये एक बात कही। देखो करने का तो बहुत कुछ प्लान है जी, और मैं तो बड़ा खुलेआम सबको अनाउंसमेंट करा हुआ है कि मैं नॉर्मल टाइम से जल्दी ही अपना रिटायरमेंट ले लूँगा जी, है ना। तो मेरा ये मानना है कि मैं शायद से देहरादून में 5 साल और अभी हूँ जी, और 5 साल तक तो जितनी सेवा बच्चों की होगी यहाँ पे करनी है, जो भी हमने करना अपने बिजनेस में करेंगे। लेकिन आफ्टर 5 ईयर जो मेरा प्लान है वो ये कि यूपी में अपने गाँव जाके और वहाँ पे क्षेत्र में जो बच्चा है मैं उसको फिर वहाँ अपने गाँव जाके पढ़ाने वाला हूँ और शायद से मैं उसके लिए 1 रुपये का भी चार्ज बच्चे से नहीं लूँगा। हाँ भी ਐਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਲੂਟ ਸਾਡੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲकुल ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਫੀਸਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ, क्षमता रखते हैं। बिल्कुल। तो मैं आपकी एक बात और रोकूंगा, मेरा एक स्टूडेंट है अभी यहाँ पे GS की फैकल्टी है जतिन जी, वो मेरा आज से 3-4 साल पहले स्टूडेंट हुआ करता था और आज की तारीख में बहुत ही फेमस टीचर है यूट्यूब पे भी और सब जगह जी। तो एक सब्जेक्ट में तो एक बच्चा मेरा ऐसा तैयार हो गया जिसने वो टीचर की जगह घिरा ली और मुझे पक्का भरोसा है कि 5 साल में मैंने ऐसे और पता नहीं 3-4-5 बच्चे और तैयार अपने कर देने हैं कि कल को बहुत बड़े नाम कमाएंगे टीचिंग में या किसी फील्ड में। तो जब मुझे जिस दिन ऐसा लगा कि आज जो मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ मेन पढ़ाना है, मैं एज अ टीचर ज़्यादा लोग मेरे को जानते हैं। जिस दिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा किसी स्टूडेंट ने किसी व्यक्ति ने वो लेवल पकड़ लिया जिस लेवल में बच्चों को आज पढ़ा रहा हूँ, उस दिन फिर शायद से मेरा यूपी जाने का जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, ऐसा आ गया। और अगर कोई मेरा स्टूडेंट ऐसा करेगा जी, वो मेरे लिए ज़्यादा खुशी की बात होगी। नहीं चंगा, फिर अपन ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਨਮਿਤ ਬਾਈ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੱਜਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ NDA ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਫੀਸਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰ ਵਾਲੀ ਵਰਦੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੋਚਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਿਤ ਬਾਈ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ NDA ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ तो तुसी एक दिन आके माहौल देख सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल नमित भाई देख सकते हैं ना? बिल्कुल देख सकते हैं, आना घूमना बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कभी भी कोई भी आ सकता है, घूम सकता है। और मैं एक बात आपकी और आगे ऐड ऑन कर देता हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो फीस नहीं पे कर सकते। देखो हर तरह का बच्चा है जी, कुछ किसान ऐसे भी हैं जो 10-15-20 हज़ार रुपये भी नहीं दे सकते जी। उन लोगों के लिए मैंने ग्लोबल डिफेंस अकेडमी एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, ग्लोबल डिफेंस अकेडमी के नाम से, जहाँ पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हम पढ़ाते हैं सारे सब्जेक्ट, यानी कि NDA की प्रिपरेशन के लिए जो
जो सब्जेक्ट रिक्वायर्ड हैं हम सारे सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बच्चे से 1 रुपए की फीस वहाँ पे नहीं ली जाती है, और यूट्यूब के माध्यम से एकदम फ्री एजुकेशन वहाँ पे है। तो कोई बच्चा अगर ऐसा है जो फीस नहीं दे सकता, देहरादून नहीं आ सकता, या मान लीजिए कोई जॉब कर रहा है या कुछ और उसके साथ दिक्कत है और उसको पढ़ना है, सो ग्लोबल डिफेंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल आपके लिए अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारे ਲੈਕਚਰਸ आपको वहाँ मिलने वाले हैं। ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭਲਕ ਪਰਸੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਲੈ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਆ। ਅਮਿਤ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਬਾਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਹੇ 2 ਦਿਨ, ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।